हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेल्टा फॉर न्यूट्रिशन के यूट्यूब लेक्चर सीरीज में। स्टूडेंट, आज ये हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का 4th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले के लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट्स डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जिसमें से कि हम लोगों ने 2 एप्लीकेशन पढ़ रखा था। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन कैसे हम बनाते हैं, यानी फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं, वो पढ़ा था। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, यानी वो कितना सही फॉर्मूला पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग लिखा था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 3rd एप्लीकेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 3rd एप्लीकेशन। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है, वो प्लीज 1st और 2nd लेक्चर को जरूर देखें। 3rd ए और 3rd बी जो लेक्चर हम लोगों ने स्टूडेंट बनाया था, वो हमने उसमें डिस्कस किया था जेई मेंस में और नीट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो आप अगर उसको स्किप करते हैं तो भी चल जाएगा, बट आपको ये लेक्चर देखने से पहले आप 1st और 2nd लेक्चर को जरूर देखें, उसके बाद ये लेक्चर कंटिन्यू करें। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3rd एप्लीकेशन अपना। 2 एप्लीकेशन हम लोग स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, 3rd एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। तो 3rd एप्लीकेशन जो है हमारा डायमेंशन एनालिसिस का है, वो है टू कन्वर्ट a physical quantity from one system of unit to another, यानी कि टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ रखा है तो सुनिए। यहाँ पे जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी वो क्या होती है हमारी स्टूडेंट? वो होती है हमारी NU, है ना। NU क्या है? NU जो होता है यहाँ पे जो N होता है वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। और जो U होता है स्टूडेंट, U किसको रिलेट करता है? U होता है सिस्टम ऑफ यूनिट, या सिर्फ आप यूनिट भी कह सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए लिखा, या तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, यानी कितने टाइम्स उस यूनिट का हमें लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 क्विंटल। अब पता है आपको 1 क्विंटल में क्या होता है, हमारा 100 केजी होता है। तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। तो यहां पे देखिए NU का क्या मतलब है? N जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे यहां पे लिखा 100, तो ये जो 100 है ना स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है N को। और U जो है वो क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहां पे देखिए क्या है? केजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? U को। तो यहां से ये NU आया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक सिस्टम ऑफ यूनिट, या यूनिट है हमारी। तो इस तरीके से हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो NU से रिप्रेजेंट की जाती है। तो अब देखिए कन्वर्जन में हमें याद क्या रखना है, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया स्टूडेंट, वो होता है हमारा N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। ये फॉर्मूला स्टूडेंट याद रखना है, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे क्या है। तो देखिए अब यहाँ पे सिंपली इसको रिप्रेजेंट देखिए कैसे है। अगर मान लीजिए किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में हमारी यूनिट अलग दे रखी है और उसको हम दूसरे उसमें कन्वर्ट करते हैं, दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी यूनिट अलग हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे N1 की वैल्यू अगर आप देखें तो 1 दे रखी है। U1 की वैल्यू हमें किस में दे रखी है? जो यूनिट है वो किस में दे रखी? क्विंटल में दे रखी है। और यहाँ पे देखिए N2 की वैल्यू कितनी हो गई है? 100 हो गई है। और यहाँ पे जो सेकंड यूनिट जो आई है हमारी, वो किसमें आ गई? केजी में आ गई। तो इस तरीके से ये N1U1 और N2U2 हमारा दे रखा है। इसके बाद चलिए देखिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें और भी एक चीज आती है, तो हम उसके लिए भी देखिए फॉर्मूला लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये दे रखा है, यूनिट दे रखा है। अब इसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, MLT के फॉर्म में होता है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां हम लिखेंगे N1, और जब इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम इसको लिखेंगे M1 L1, और ये T1 हो जाएगा हमारा।
ये एक सिस्टम में यानी एक उसमें हमारी क्या होगी, डायमेंशन होगी, जो भी हमारा यहाँ पे यूनिट दे रखा होगा। और इसकी पावर स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, इसकी पावर ए, बी और सी होगी। सिमिलरली उसी तरह दूसरे उसमें जो हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ये तो हमें नहीं पता, पर इसकी जो यहाँ पे डायमेंशन होगी वो भी इसी तरह से होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए m1 है और यहाँ पर m1 सॉरी नहीं m2 ले लेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे m2 लिया, यहाँ पे पावर हो जाएगी a, L2 की पावर b और T2 की पावर c। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये दो फॉर्मूले जो यहाँ पे मैंने आपको बताए, आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इनके एप्लीकेशन कैसे है किसी भी हमारे क्वेश्चन में। तो आप इनको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, इसके बाद मैं बताता हूँ इनका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया फॉर्मूला कि N1 और U1 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 U2, और इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि कोई भी जो आपने यहाँ पे यूनिट होगी उसकी कुछ डायमेंशन होगी, यानी मैग्नीट्यूड जब हम लिखेंगे तो MLT के फॉर्म में, जो भी हमें डायमेंशन दे रखेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ मैंने माना M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। सिमिलरली दूसरी साइड में मैंने क्या माना था, M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो क्या होता है, हमें दूसरे यूनिट में उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा क्या होगी ये नहीं पता। मात्रा का मतलब जैसे अभी लिखा था ना यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अभी तो ये आपको नोन है ये 100 सेंटीमीटर होता है, मगर मान लीजिए यहाँ न लिखा हो और यहाँ में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तो क्या आपको यहाँ पे क्वांटिटी पता है, नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, N1 हुआ, ये आपका U1 हुआ, ये N2 हुआ, ये U2 हुआ। तो यहाँ पे जो N2 की वैल्यू है वो क्या है, अननोन है, यानी वो हमें नहीं पता है, और वही हमें हर क्वेश्चन में निकालनी होती है। तो इसलिए अब अगर यहां से देखें हम N2 की वैल्यू जो होगी हमारी वो क्या होगी, देखिए N2 इज इक्वल टू, ये N2 है। अब यहां वाला जितना भी टर्म दे रखा है वो क्या जाएगा, इक्वल टू के दूसरी साइड। तो ये जब दूसरी साइड जाएगा तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C दे रखा है स्टूडेंट। और ये जब ये सिस्टम इधर जाएगा तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C हो जाएगा। तो यहां से ये बनेगा कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा M1 अपॉन M2 की होल पावर A, ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 की होल पावर B और ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 की होल पावर C। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको ये दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक तो पहला जो कि हमारा बेसिक फॉर्मूला है और दूसरा ये वाला फॉर्मूला, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं, उसके बाद आपको एक एक करके क्वेश्चन बताना कि कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन MKS सिस्टम इफ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आर टेकन इन किलोमीटर एंड मिनट रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट हमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं एग्जाम में अधिकतर मोस्टली हमें उसको MKS से CGS में कन्वर्ट करना होता है, पर यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है कि इसको किलोमीटर एंड मिनट में कन्वर्ट करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ g इन द सिस्टम, यानी किलोमीटर मिनट में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ रखा था N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। यहाँ पे देखिए दे रखा है एक सिस्टम में इसकी वैल्यू जो दे रखी वो 9.8 और यहाँ पे अभी U1 की जगह पे मैं यहाँ पे अभी इसकी यूनिट लिख रहा हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे N2 की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। और जो U2 दे रखा है यानी जो इसकी यूनिट होगी वो भी हमें दे रखा है, बोला है ना किलोमीटर। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जो यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ मीटर लिखा है तो वहां पे किलोमीटर लिख दिया, तो यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे जो दे रखा है यानी मिनट दे रखा है तो हम मिनट का स्क्वायर कर देंगे। तो ये चीज हमें करनी है। तो अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन में कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो अब जो सबसे पहला काम, ये आप नहीं भी लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया इसमें। तो अब देखिए हमें सबसे पहला जो काम करना है वो करना है डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ g
अब g जो होता है स्टूडेंट वो होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी यूनिट देखिए यहाँ पे लिखी हुई क्या लिखी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए हम लोग अगर देखें डायमेंशन में क्या लिखते हैं, हम कैपिटल एल यूज करते हैं, और ये सेकेंड स्क्वायर यानी टाइम दे रखा है तो टाइम के लिए हम कैपिटल टी की पावर 2 लिख लेंगे, और इसकी जो डायमेंशन निकल जाएगी वो आ जाएगी हमारी एल टी माइनस 2, ये डायमेंशन निकल गई। तो यानी स्टूडेंट पहला काम हमें डायमेंशन निकालना था। डायमेंशन के बाद अब देखिए जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा था कौन सा, ये वाला n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर, ये L2 है स्टूडेंट, L2 की पावर b, और T1 अपॉन T2 की पावर c। ये वाला स्टूडेंट फॉर्मूला लगा रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए जो हमारी डायमेंशन निकल के आई वहां पे हमें सिर्फ दो ही चीज दे रखी है, एक L और एक T। तो इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे उसमें ये जो m है यानी मास वाला जो दे रखी डायमेंशन वो हमारा यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट वो लिखेंगे n2 इज इक्वल टू n1। अभी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, अभी देखिए मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे L1 अपॉन L2, और यहाँ पे लिखेंगे T1 अपॉन T2। अब पावर्स यहाँ देखिए B और C दे रखा है, बट यहाँ पे देखिए हमें पावर्स पता है, यहाँ पे L की पावर कुछ नहीं दे रखा है, यानी L की पावर 1 है तो उसको हम लिखेंगे नहीं, और T की पावर जो है वो कितनी है, -2 है, तो यहाँ पे हम T की पावर -2 लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों सिस्टम है, यानी कि एक तो जो हमारी एमकेएस सिस्टम दे रखा है उसमें, और दूसरा जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसमें हम सारी वैल्यू यानी n1 n2 की वैल्यू, L1 L2 और T1 T2 की वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पे एक साइड में इधर लिख रहा हूं और दूसरा मैं इस साइड लिख रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए जो n2 की वैल्यू आएगी, सॉरी n1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9.8 क्वेश्चन में हमें गिवन है, और यहाँ पे दूसरा जो दे रखा है डायमेंशन में वो L दे रखा है। तो अब देखिए इसके लिए L के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे मीटर इस्तेमाल हुआ तो मीटर लिखा, और T1 के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, सेकंड इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे n2 की वैल्यू ही हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करनी थी। L2 जो है वो हमें किसमें निकालना है, किलोमीटर दे रखा है ये, और जो T2 यानी जो टाइम दे रखा है वो किसमें दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो यहाँ पे हम मिनट लिखेंगे। तो अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये वाला फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को हमें क्या करना है, पुट करना है और सॉल्व कर देना है। तो इधर मैं रफ कर रहा हूं। तो फॉर्मूला था हमारा n2 इज इक्वल टू n1 L1 अपॉन L2, और यहाँ पे T1 अपॉन T2 की पावर -2। n1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9.8, L1 जो दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, और जो L2 दे रखा है वो किलोमीटर में दे रखा है, और यहाँ पे T1 देखिए, T1 हमें सेकंड में दे रखा है और T2 हमें मिनट में दे रखा है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको तो हमने मीटर में ही रहने दिया, और किलोमीटर तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 3 मीटर। और सिमिलरली यहां पर भी सेकंड दे रखा है, और मिनट को भी यहां किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 60 सेकंड की होल पावर क्या हो जाएगा, -2। तो अब देखिए स्टूडेंट यहां से मीटर से ये मीटर कैंसिल, सेकंड से ये सेकंड कैंसिल। अब देखिए जो वैल्यू बची इसको यहां लिख लेते हैं, ये आएगा हमारा 9.8, कितना आएगा स्टूडेंट, 9.8, और ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 3 दे रखा है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 इनटू। अब देखिए यहाँ पे ये 60 दे रखा है, 60 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 60 की पावर -1 होगा। अब यहाँ पे होल पावर भी कितना है, -2, ये हो जाएगा। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.8 इंटू 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा 60 की पावर 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पावर 2। आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो यहां से देखिए n2 इज इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 9.8 इंटू 60 के स्क्वायर को अगर हम ऊपर करें तो ये हो जाएगा हमारा 3600 डिवाइड में 10 की पावर 3 जो था वो -3 था वो नीचे ले जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहां से देखिए 2 जीरो से हम ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे अपने, ये आ जाएगा 9.8 इंटू 36 डिवाइड में 10। इसको जब सॉल्व किया तो हमारी n2 की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आ जाएगी 35.28।
35.28। तो यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी N2 की 35.28। तो यहां से हमने निकाली। अगर बात करें G की वैल्यू की, तो G की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी G इज इक्वल टू 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन मतलब यूनिट हमें जो दे रखी थी वो किसमें दे रखी थी, किलोमीटर और मिनट में। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी सिस्टम में हमें जो भी यूनिट दे रखा होगा उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना हो, कोई भी अगर हमें यूनिट दे देगा हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए क्या काम करना है। पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना है, नहीं सबसे पहले आपको करना है डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशन लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एल टी या जो भी आपकी डायमेंशन आ रही है उनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है और सॉल्व कर देना है, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं हम इस पे बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बोला इसमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज 7 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन रिप्रेजेंट इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें यंग मॉडुलस दे रखा है। आप लोगों को नहीं पता होगा, खैर जो 11th में स्टूडेंट है, इंटर वाले स्टूडेंट्स आसानी से इसे जानते होंगे। तो अब ये नए नए टर्म्स हमारे वाले हैं, भारी भरकम, जैसे कि बताया था पिछले लेक्चर में भी, यंग मॉडुलस, इलास्टिसिटी और ये सारी चीजें। तो अब ये आपको बहुत परेशान करेंगी और यही आपके टीचर्स स्कूल में दे दे के आपको डराएंगे भी, और डरना जरूरी भी है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें खैर इनसे कोई रिलेट नहीं करना है, कुछ हमें अपना कन्वर्जन करना है, डायरेक्ट कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें जो यहाँ पे यूनिट दे रखी है स्टूडेंट, वो दे रखी है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन यहाँ पे जो आया है, ये किस सिस्टम में दे रखा है, ये हमें दे रखा है एमकेएस सिस्टम में, ठीक है। और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी ये किस में दे रखा है हमें, सीजीएस सिस्टम में हमें इसे कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में। तो अब देखिए मैंने आपको जैसे स्टूडेंट बताया था, सबसे पहला काम जो हमें करना क्या होता है, इसकी डायमेंशन निकालनी होती है जो भी चीज हमें गिवन है। तो पहले हम क्या करते हैं, यंग मॉडुलस की डायमेंशन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब न्यूटन से मैं इसको थोड़ा और बेसिक टर्म में तोड़ता हूं। तो अगर न्यूटन को मैं और कन्वर्ट करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूं स्टूडेंट, और अपॉन में ये मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए यहां से m से ये m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का m, और यहाँ पे क्या बचेगा, केजी अपॉन, या ऊपर ही लिख लेते सबको, केजी सेकंड की पावर -1 और m की पावर -1। तो ये आ जाएगा हमारा। तो अब मैं यहाँ पे डायमेंशन पुट करता हूं। तो केजी के लिए जो यूज करते हैं, यानी ये मास है, मास के लिए हम कैपिटल M यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए m जो है ये क्या है, लेंथ दे रखी है हमें, तो लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, l की पावर क्या हो जाएगा -1, और सेकंड की पावर -2, यानी सेकंड के लिए हम टाइम के लिए t यूज करेंगे और t की पावर क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारी आगे निकल आई है, डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस निकल के आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसा कि जो फॉर्मूला हमारा दे रखा था उसके लिए हम n1 u1 n2 u2 ये सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर n1 की वैल्यू हम देखें तो n1 की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन कितनी है, 7 × 10⁻10। और अगर हम बात करें बाकी डायमेंशंस की, तो यहाँ पे देखिए mlt तीनों ही डायमेंशन दे रखी है। तो m1 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारी, m1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे जो मास है वो किसके लिए हो रहा है, केजी के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, केजी। और L1 की अगर बात करें तो L1 के लिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम के लिए यहाँ पे हमें सेकंड दे रखा है। सिमिलरली अब देखते हैं सीजीएस सिस्टम के लिए, यानी यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या होगी, तो N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बोला गया है ना, देन रिप्रेजेंट डाइन, यानी डाइन में कितने डाइन होगा ये हमें बताना है। तो N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। M2 की वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या होगी, अब सीजीएस में देखिए यहाँ पे जो केजी होता है वहां पे वो क्या होता है, ग्राम में होता है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, ग्राम लेना है, यानी ग्राम में लिख लिया। L1 यहाँ पे मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे L2 की जो वैल्यू होगी वो किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है। तो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर लेना है। और टाइम दोनों ही जगह पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे t1 होगा स्टूडेंट, और ये t2 जो होगा दोनों ही जगह हमारा सेकंड होता है। तो ये चीज हमें n1 n2 दे रखी है, और यही हमें सब सारे क्वेश्चन पे ऐसे ही करना है। सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट, हमें डायमेंशन निकालनी है, n1 और m1 n1 t1 जो भी हमें डायमेंशन गिवन है उसकी क्या लिखनी है, वैल्यू लिख लेनी है। और सिमिलरली दूसरे सिस्टम जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें भी उसकी वैल्यू लिख लेनी है। उसके बाद हमें अपना फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला, ये
n2 इज इक्वल टू n1, और यहाँ पे जो डायमेंशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला, तो यहाँ पे तीनों डायमेंशन दे रखी है, तो m1 अपॉन m2 की होल पावर a, l1 अपॉन l2 की होल पावर b, और दूसरा क्या हो जाएगा t1 अपॉन t2 की होल पावर c। अब क्या करना है स्टूडेंट, सारी वैल्यूज को हमें उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखिए m1 की वैल्यू कितनी दे दी है 7 × 10 की पावर 10, तो यहाँ पुट करते हैं सारी वैल्यूज 7 × 10 की पावर 10। अब देखिए m1 की जो वैल्यू है वो किसमें दे रखी केजी में, तो यहाँ केजी रखा, और m2 की वैल्यू ग्राम में दे रखी तो ग्राम रख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ a b c पावर है, तो यहाँ पे देखिए जो डायमेंशन आपने निकाली थी, यहाँ पे m की पावर कितनी है 1 है, l की पावर कितनी है -1 है, तो यहाँ मैं पावर पहले ही चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 l की पावर में, और t की पावर -2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। अब देखिए l1 की वैल्यू पुट करते हैं, l1 की वैल्यू कितनी है मीटर में दे रखा है, और l2 की वैल्यू किसमें दे रखी है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा की पावर -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड दोनों में ही रहेगा हमारा स्टूडेंट की पावर -2। अब देखिए यहां से तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको काट देते हैं और यहाँ लिखते हैं 7 × 10 की पावर 10। अब यहाँ से केजी को हम क्या करेंगे स्टूडेंट ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 केजी में कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, यानी 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं स्टूडेंट, अपॉन में क्या हो जाएगा ग्राम। सिमिलरली यहाँ पे मीटर को भी हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 मीटर में होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, यानी 10 स्क्वायर लिख लेंगे, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया उसे, तो ये हो जाएगा। और इसकी होल पावर क्या है हमारा -1, और यहाँ पे स्टूडेंट कुछ नहीं बचा है, ये दोनों कट गए टर्म, तो यहाँ पे 1 की पावर अभी मैं लिख ले रहा हूँ -2, 1 की पावर -2। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ ये आ जाएगा 7 × 10 की पावर 10। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10 की पावर 3 इंटू, अब ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर -2 हो जाएगा, और ये हमारा 1 ही रहेगा। अब आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू, अब देखिए यहाँ पे दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी सारी, तो ये हो जाएगा 10 + 3 करेंगे तो 13, और यहाँ पर भी बेस सेम ही है तो -2 कर देंगे ये, और 1 तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 7 × 10 की पावर 11। तो ये जो वैल्यू आई है स्टूडेंट ये हमारी आई किसकी वैल्यू n2 की वैल्यू आई है, n2 क्या आया 7 × 10 की पावर 11, यही हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करना था। तो अब देखिए यहाँ पे जो अगर हम टाइम पूरा कन्वर्ट करके लिए, मैं इधर रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इसे। तो अगर हम देखें तो डाई में जो वैल्यू आएगी हमारी, यानी कि 7 × 10 की पावर 10 जो दे रखा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर मैं इसको सीजीएस में कन्वर्ट करूं या डाइन में कन्वर्ट करूं, तो ये आएगा 7 × 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी आएगी, ये कन्वर्जन हमने कर लिया अपना। 7 × 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से कन्वर्जन हम अपना करेंगे। आइए चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इन एसआई यूनिट, फाइंड इट्स वैल्यू ऑफ सीजीएस यूनिट, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सीजीएस में। तो अब देखिए g की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है, यानी जैसा कि मैंने बताया आपको सबसे पहले काम क्या करना है डायमेंशन निकालनी। तो चलिए g की डायमेंशन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो g की यूनिट दे रखी है वो दे रखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दे रखा है। तो न्यूटन को मैं और सॉल्व कर लेता हूं। न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू में क्या दे रखा है मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या दे रखा है हमें केजी स्क्वायर। तो ये क्या स्टूडेंट, तो यहां से देखिए इस केजी से ये कटा, और यहां पे ऊपर देखिए क्या हो जाएगा m³ अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन में केजी हो जाएगा। तो जो ये मीटर है, मीटर की डायमेंशन के लिए हम क्या यूज करेंगे l³ हो जाएगा हमारा ये, और सेकंड स्क्वायर यानी t की पावर 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और केजी यानी मास दे रखा तो यहाँ पे m हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाकर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा l³ m की पावर -1 और t की पावर -2। तो ये हमारी डायमेंशन निकल के आ गई है इसकी कैपिटल J की, है ना। इसको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में स्टूडेंट बताया था आप लोगों को। तो यहाँ डायमेंशन निकाल लिया हम लोगों ने। अब देखिए ये हमें दे रखा है किसमें
एमकेएस सिस्टम में हमें इसकी यूनिट दे रखी है और हमें कन्वर्ट किसमें करना है, सीजीएस में करना है। तो एक बार इधर मैं लिख लेता हूं अपना वो पुराना वाला फॉर्मूला n1u1 इज इक्वल टू क्या होता है n2u2। और यहां से देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इसकी डायमेंशंस भी लिखेंगे, तो यहां से ये हो जाएगा m1 और यहां पे क्या हो जाएगा ये L1 M1 और ये हो जाएगा T1, यहाँ पे पावर A B C आगे पीछे हो गया है, पहले वाले क्वेश्चन में M था तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टूडेंट। यहाँ हो जाएगा N2 और यहाँ पे मैं लिख लूंगा L2 M2 और ये हो जाएगा T2, यहाँ पे पावर A B C सेम उसी तरह किया है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को लिखना है और N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से फिर वही काम N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2 की पावर A L और यहाँ पे हो जाएगा M1 अपॉन M2 की पावर B और यहाँ पे हो जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर C हो जाएगा। अब वैल्यूज देख लेते हैं, सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू हमें दे रखी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और अगर देखिए बाकी वैल्यू L1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो L यानी क्या है हमारी लेंथ दे रखी, तो वो किसमें दे रखी होगी, हमें मीटर में दे रखी होगी, तो यहाँ मीटर लिख लिया। और दूसरा क्या दे रखा है M1 जो होता है वो हमें किसमें दे रखा है, केजी में होगा और टाइम जो होगा यानी T1 तो हमें सेकंड में ही दे रखा है, चाहे वो एमजीएस हो चाहे वो सीजीएस सिस्टम दे रखा हो। तो अब N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो N2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये किसमें दे रखा है, मीटर में, तो यहाँ पे किसमें आएगा ये सेंटीमीटर में। M1 यानी मास दे रखा है वो केजी में, तो यहाँ किसमें आ जाएगा वो ग्राम में, सिर्फ जी चलिए ठीक है जी हम लिख देते हैं। T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सेकंड, दोनों में ही रहेगा। तो ये है, अब ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे, तो मैं इधर कर रहा हूँ, डायमेंशन आप लोगों ने आई होप लिख ली होगी। अच्छा पावर स्पीड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पावर A है तो देखिए यहाँ L की पावर कितनी 3, तो यहाँ पे पावर 3 कर लीजिए, M की पावर -1 तो यहाँ पावर -1 कर लीजिए, T की पावर -2 दे रखा है तो यहाँ T की पावर -2 कर लीजिए। अब सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 L1 अपॉन N2 यानी कि ये हो जाएगा मीटर अपॉन उसमें कितना दे रखा है सेंटीमीटर हो जाएगा की होल पावर 3 इंटू में हमारा क्या दे रखा है M1 अपॉन N2, तो M1 की वैल्यू लिख लेंगे केजी अपॉन ग्राम की होल पावर कितना हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा टाइम दे रखा है तो ये भी हो जाएगा सेकंड अपॉन सेकंड की होल पावर -2। तो स्टूडेंट ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं इसको। अच्छा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे केजी को भी हम लिख लेते हैं, केजी को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन में भी ये हो जाएगा ग्राम और -1। अब यहाँ पे देखिए सेकंड तो कट गया, 1 की पावर क्या आ जाएगा -2 और ना लिखे तो कोई काम नहीं है स्टूडेंट इसका हमारा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11, यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इस ग्राम से ये ग्राम कट गया, तो जो वैल्यू आई है यहाँ पे अच्छा पावर 3 था, ये याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पावर 3 दे रखा था, तो ये जो वैल्यू आएगी 10 का स्क्वायर है और यहाँ पे पावर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा -3, क्योंकि ये 3 दे रखा था और ये पावर में क्या है -1, तो ये हो जाएगा। अभी जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6.67 इंटू, अब देखिए बेस सेम है सभी के, तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो जो सारी पावर्स को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 11 प्लस 3 किया तो ये हो जाएगा -14 और ये +6, इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6.67 इंटू 10 की पावर, अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा -8। तो ये आई जो वैल्यू हमारी वो किसकी आई है N2 की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -8, ये N2 की वैल्यू आई है। पर हमें इसको अच्छा सीजीएस में कन्वर्ट करना था, तो अगर जी की वैल्यू सीजीएस में पूछी जाए तो ये कितनी आएगी, जी इज इक्वल टू जो हमारा आएगा जी इज इक्वल टू आएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर।
तो ये पूरी g की वैल्यू होगी अगर हम इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करें। लेकिन यहाँ पे हमें n2 की वैल्यू निकालनी थी, तो n2 की वैल्यू स्टूडेंट जो आएगी हमारी वो आएगी 6.67 × 10 की पावर -8। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन की बात की थी, अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन, यानी क्या क्या सीमाएं हैं या क्या क्या चीजें हम डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारा द मेथड does not give any information about the dimensionless constant k। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट के। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे कोई फॉर्मूला जैसे ये दे रखा था, हमने पढ़ा है s = ut + ½ at²। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारी डायमेंशनलेस देखिए अगर, तो यहाँ पे 1/2 जो है ये हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या है, डायमेंशनलेस है। तो ये जो फॉर्मूला है मतलब डायमेंशन एनालिसिस, ये हमें कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी या क्या होगी। ये हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता कि आएगा भी कि नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग ये फॉर्मूला आ जाए हमारा s = ut प्लस मान लीजिए 3/4 at² हो जाएगा, तो भी डायमेंशनल एनालिसिस में ये इसको सही बताएगा इस फॉर्मूले को। यहाँ पे इसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे क्या होगी। तो ये एक तो पहली इसमें खामी थी। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या दे रखा है। सेकंड पॉइंट होगा इट फेल्स when a physical quantity depends on more than three physical quantities। तो देखिए ये क्या कह रहा है, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फेल हो जाती है हमारी डायमेंशनल एनालिसिस जब वो 3 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो जो हमने स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व किया था, जैसे मान लीजिए हमने लिखा था ना, मास प्रोपोर्शनल टू फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया या टाइम हो गया, पावर में ABC हम लोग ले रहे थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 3 यूनिट्स ली थी या 3 फिजिकल क्वांटिटीज ली थी। जब ये इससे ज्यादा हम लेते हैं तो क्या होता है, हमारी ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो क्या होती है, फेल होने लगती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी इक्वेशंस बनने लगती है, तो ये फेल हो जाती है। अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट हमने दे रखा है इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी is the sum or difference of 2 or more quantities। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा देखिए स्टूडेंट हम लोगों ने जो पहले उसमें इक्वेशन दे रखी है s = ut + ½ at²। तो जैसे ये इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये तब भी फेल होती है डायमेंशनल एनालिसिस हमारी कि यहाँ पे अगर हम प्लस करें या हम क्या करें, डिफरेंस का मतलब है या तो हम माइनस करें, 2 या 2 से अधिक हम क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, तो भी डायमेंशनल एनालिसिस का जो फॉर्मूला बनता है वो सही नहीं होता। क्योंकि ये अगर हम s = ut - 1/2 at² भी लिखते हैं तो भी डायमेंशनल एनालिसिस में ये फॉर्मूला हमारा क्या बताएगा, करेक्ट बताएगा। तो यहां पर क्या होता है, ये डायमेंशनल एनालिसिस हमारी
गलत हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था ना कि डायमेंशन एनालिसिस में कि उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनकी डायमेंशंस इक्वल होती है, तो माइनस में भी वो इक्वल दिखाएगा और प्लस में भी इक्वल दिखाएगा, तो हम डायमेंशन एनालिसिस लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम उसकी एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है वो हम पता नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये खामी हुई। अब देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, इसमें फोर्थ पॉइंट है इट फेल्स टू derive relationship which involve trigonometric ratios में हमारा जैसे साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है स्टूडेंट, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, एटसेट्रा। कॉमा देके हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, लॉग्स हो गया, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल टर्म्स। तो यहां पे देखिए ये है हमारा फोर्थ पॉइंट, इट फेल्स टू डिराइव रिलेशंस व्हिच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे sin थीटा cos थीटा एटसेट्रा, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल टर्म। तो जहां जहां पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आएंगे उसमें ये क्या नहीं बता सकता, हमारा रिलेशन नहीं बता पाएगा, और लॉगरिथमिक अगर कोई वैल्यू आ गई जैसे लॉग में आ गई तो लॉग में नहीं बता सकता, और एक्सपोनेंशियल टर्म्स यानी जैसे e की पावर में आ गया तो नहीं बता सकता। मैंने आपको स्टूडेंट बताया था जैसे sin थीटा हमारा लिखा हुआ है, जैसे sin मान लीजिए ओमेगा टी लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे जो ओमेगा टी मैंने बताया था थीटा जो भी होगा यानी साइन के जो भी थीटा होगा, जैसे ओमेगा टी यहाँ पे थीटा है, तो ये क्या होगा हमारा डायमेंशनलेस होगा, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। वैसे ही अगर लॉग में ले ले, जैसे मैंने आपको बताया था log 2 की वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है 0.3010, तो log 2 ये भी क्या डायमेंशनलेस है, तो यहाँ पे ये हमारी डायमेंशन एनालिसिस हम लगा ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए e की पावर में हमने ले लिया e की पावर cos थीटा, चलिए e की पावर कुछ और ले लेते हैं, e की पावर में मान लीजिए कुछ और ले लिया हमने, e की पावर 2x या ऐसा कुछ ले लिया, तो e की पावर में भी एक्सपोनेंशियल में भी जो भी टर्म दे रखा है उसमें हम डायमेंशन एनालिसिस नहीं लगा सकते। यहाँ पे ये सारी डायमेंशनलेस है तो इसमें ये डायमेंशन एनालिसिस हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो ये सारी एरर थी। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट एक और देख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट ऊपर लिख रहा हूं मैं, आई होप आप लोगों ने सारे पॉइंट ऊपर से नीचे लिख लिए होंगे। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है इट कैन नॉट या कैन नॉट बी अप्लाइड, इट कैन नॉट बी अप्लाइड in expression involving, it cannot be applied in expression involving proportionality constant which it cannot be applied in expression involving proportionality constant which has dimensions, अब देखिए यहां पे इससे पहले वाला जो पॉइंट लिखा था स्टूडेंट, वहां पे मैंने बताया था आपको कि वहां पे डायमेंशनलेस की बात की थी कि इट कैन नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट वैल्यू व्हिच हैज अ डायमेंशनलेस। यहां पे बोला गया है इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हिच हैज डायमेंशन, यानी जिन जिन कांस्टेंट की डायमेंशन होती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जी, कैपिटल जी, ये क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी आपको पता है डायमेंशन होती है। जैसे आपने पढ़ा था प्लांक कांस्टेंट एच, इसकी डायमेंशन होती है। तो यहाँ पे ये इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, क्योंकि हम लोग जब भी डायमेंशन एनालिसिस सॉल्व करते हैं तो वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या मान लेते हैं, बेसिकली 1 मान लेते हैं या नहीं मानते हैं। तो जैसे यही यहाँ पे लिखा हुआ है s = ut + ½ a², तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है 1/2, तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं। तो जिन कांस्टेंट की वो होती है डायमेंशन होती है, तो वहां पे क्या हो जाती है, एरर हो जाती है। तो ये हमारी कुछ 5 लिमिटेशंस थी। आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा अच्छे से।
तो ये हमें पढ़नी है। कभी कभार ये हमसे पूछ भी लिया जाता है कि लिमिटेशन बताइए डायमेंशनल एनालिसिस की, तो आप इनको अच्छे से याद करिएगा स्टूडेंट, देख लीजिएगा, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फीचर्स और रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फीचर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, तो क्योंकि ये बोर्ड्स में हमारे बहुत पूछा जाता है, मतलब आपके स्कूल पे 11th में काफी पूछा जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीट और जेईई में भी हमारे से कुछ क्वेश्चंस आए, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा और तब तक आप लोग को मन लगा के पढ़ाई कीजिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।